नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस कक्षा में। मित्रों, आपको ध्यान होना चाहिए कि संस्कृत जो भाषा है, उसके कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत हम ये कह सकते हैं, अनुशासन में चलने के लिए संस्कृत भाषा एक नियमित भाषा चलती है और ऐसी स्थिति में उसके सिद्धांतों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। मित्रों, सिद्धांत क्या होते हैं ये भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि संस्कृत भाषा में हम कैसे शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करें। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो संस्कृत भाषा में शिक्षण सिद्धांत है। क्लियर हो गया? अब मित्रों जरा सा इस पे आगे एक कदम बढ़ जाओ। लीजिए मित्रों, एक एक चीज को समझना है हमें, एक एक चीज को। यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि हम जल्दबाजी कुछ नहीं करने वाले, हम एक एक बात को समझने वाले हैं यहां पर। तो देखिए क्या कहा, किस विषय में। मित्रों, जब शिक्षण सिद्धांतों की बात शुरू होती है तो कुछ चीजों को हमें व्यवहारिक समझ लेना चाहिए, जैसे कि मानव जीवन अनुशासन पर निर्भर करता है, डिसिप्लिन चाहिए मानव जीवन में, तथा भाषा शिक्षण सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। कितनी बड़ी बात है कि मानव जीवन जो है वो अनुशासन पे चलता है, डिसिप्लिन पर, और वही भाषा जो है भाषा शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। ये छोटी सी बातों को आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब कहा ये सिद्धांत होते क्या हैं? किसी ने पूछा, दीवान जी ये सिद्धांत क्या होते हैं? तो मित्रों आप भी समझ लीजिए और सोच करके वजह देखिएगा क्या कहा। वे नियम, यानी नियम की बात हुई है, वे नियम जो वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तर्क और वितर्क, वाद और विवाद की कसौटी पर सिद्ध किए गए हों, ऐसे नियम मित्रों, नियम भी कैसे? नियम ऐसे हों जो वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तर्क वितर्क और वाद विवाद पर की कसौटी पर खरे उतरे हों, वो नियम सिद्धांत कहलाते हैं। अब आता है भाषा शिक्षण सिद्धांत क्या होता है। भाषा शिक्षण सिद्धांत क्या होता है? वे सिद्धांत जो बालक के सर्वांगीण विकास में भाषागत सहायक होते हैं, उन्हें भाषा शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। देखिए मित्रों, एक एक चीज को समझना होगा। मैंने कहा भाषा शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं, तो कहा मित्रों वे सिद्धांत जो बालक के सर्वांगीण विकास में भाषागत, ध्यान रखिएगा, भाषागत सहायक होते हैं, भाषागत सिद्धांत होते हैं, उन्हें भाषा शिक्षण सिद्धांत हम कहेंगे। कहा ऐसी स्थिति में ये भाषा शिक्षण सिद्धांत हैं कितने? तो लगभग 11 से 12 हैं। यहां मैंने 11 ही कहा है क्योंकि यहां पर विशेष रूप से जो 11 सिद्धांत है मैं उनके बारे में बताऊंगा। एक बार फिर से समझे क्या कहा, पहले वो समझे। मैंने ये कहा कि मानव जीवन अनुशासन पर और भाषा शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। का सिद्धांत क्या होता है? का सिद्धांत उन नियमों को कहते हैं जो मनोवैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तर्क वितर्क वाद विवाद की कसौटी पर खरे उतरे हों, ये हुआ सिद्धांत। भाषा शिक्षण सिद्धांत क्या होता है? कहा वे सिद्धांत जो बालक के सर्वांगीण विकास में भाषागत सहायक हों, भाषा यानी भाषा को देने में सहायक हों, उन्हें मैं भाषा शिक्षण सिद्धांत कहूंगा। अब बात आती है कि भाषा शिक्षण सिद्धांत जो है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कितने होते हैं। मित्रों, संस्कृत में 11 हैं। सबसे पहला है स्वाभाविकता का सिद्धांत। नंबर 1 स्वाभाविकता का, नंबर 2 रुचि का सिद्धांत,
स्वाभाविकता का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। कहा ये तो 11 हैं, यहां तो 2 ही दिख रहे हैं, यही ना। तो लो 11 के 11 मैं फिर से समझाता हूं। 11 सिद्धांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्वाभाविकता का सिद्धांत, नंबर 2 रुचि का सिद्धांत, नंबर 3 एकता सहभागिता का सिद्धांत, नंबर 4 क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धांत, नंबर 5 सक्रियता का सिद्धांत, नंबर 6 मौखिक कार्य का सिद्धांत, नंबर 7 अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, नंबर 8 वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, नंबर 9 चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, नंबर 10 भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत और नंबर 10 बहुमुखी सिद्धांत। 11 सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा? स्वाभाविकता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा? रुचि का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत कौन सा? एकता और सहभागिता का सिद्धांत। चौथा कौन सा? क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धांत। नंबर 5 पे गए सक्रियता का सिद्धांत। नंबर 6 मौखिक कार्य का सिद्धांत। नंबर 7 अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। नंबर 8 वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। नंबर 9 चयन एवं विभाजन का सिद्धांत। नंबर 10 भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत और नंबर 11 बहुमुखी सिद्धांत। कितने हैं ये? 11। एक बार रिपीट फिर से रिपीट करो। नंबर 1 स्वाभाविकता का सिद्धांत, नंबर 2 रुचि का सिद्धांत, नंबर 3 एकता सहभागिता का सिद्धांत, नंबर 4 क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धांत, नंबर 5 सक्रियता का सिद्धांत, नंबर 6 मौखिक कार्य का सिद्धांत, नंबर 7 अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, नंबर 8 वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, नंबर 9 चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, नंबर 10 भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, नंबर 11 बहुमुखी का सिद्धांत। तो मित्रों ये है संस्कृत के वे सिद्धांत जिनका प्रयोग हम सभी, आप और मैं, कक्ष में बालकों को पढ़ाते समय करेंगे। मैं भी करूंगा और आप लोग भी जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे उस समय ये सिद्धांत आपको ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना है। कैसे इनमें कैसे आप करवा सकते हैं, कैसे समझाएंगे, ये काम मेरा है। मैं समझाऊंगा आप लोगों को और आप उसका पालन कहां करेंगे? गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद जब पढ़ा रहे हो उस समय समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए मित्रों, पहला सिद्धांत क्या है? स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वभाव, हर बालक का एक स्वभाव अलग ही होता है। मैं कहूंगा कि कक्षा एलकेजी से लेकर 12वीं तक के बालकों का स्वभाव सबका अलग होता है, सब बच्चों का अलग। यस, बिल्कुल अलग। हर क्लास का यदि मैं फीलिंग लेके आता हूं, यदि एलकेजी से लेकर के पहली क्लास से लेकर के ही मैं बात करूं, तो एक नटखटपना होता है बालक में। बड़ा होता जाता है वो नटखट जो है उसमें बालक की तरीका बदल जाता है। बच्चा ही होता है। 12वीं क्लास तक का बच्चा को हम बहुत बड़ा मान लेते हैं। 10वीं की दाढ़ी मूछ आई नहीं और हम उसे कहते हैं बहुत बड़ा हो गया, तू बहुत बड़ा हो गया। अरे नहीं, सबसे ज्यादा उसे बदमाशी करने की कब जरूरत पड़ती है, उसे कब खुश होना जरूरी है? किशोर अवस्था में। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस समय अपने शरीर के अंगों के विकास को सहन ही नहीं कर पा रहा। शारीरिक विकास बहुत जबरदस्त शुरू हो जाता है, बदलाव आना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स बदलते हैं। वहीं जब बच्चा कक्षा 6, 7, 8 की क्लास में होता है उस समय उसका जो शारीरिक विकास रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम स्वाभाविकता के सिद्धांत का कैसे अपने अध्यापन कार्य में पालन करें? तो सबसे पहले ध्यान रख लो, स्वाभाविकता क्या सिद्धांत है, उसका कोई अन्य नाम तो नहीं है। कौन सा नाम है? फटाफट देखो। क्या कहा? प्रकृतिवादिता का सिद्धांत। हाँ, स्वभाव का अर्थ क्या होता है? प्रकृति मतलब नेचर यानी स्वभाव।
व्यक्ति के बालक का स्वभाव को स्वाभाविकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब जरा सा देखो यहां कहा भाषा सीखना बालक की जन्मजात सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बिल्कुल, बालक जब से पैदा होता है तब से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। बालक का छोड़ो, हम भी सीखते रहते हैं। भाई मैं तो बहुत सीखता हूं, मुझे तो जहां से जो मिल जाए मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि यदि बुरा नहीं सीखा तो कभी भी हमेशा बुराई से अच्छाई हम अपने अंदर ला ही नहीं पाएंगे। और अच्छाई इसलिए सीखता हूं ताकि उस बुराई से बचा रहूं। तो यहां भी जो आपका बालक है वो जन्मजात यानी कि पैदा हुआ उस दिन से सहज और स्वाभाविक उसकी स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, वो सीखता ही रहता है। भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा किसकी 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 भाषा सीखने की। अब कोई भी बच्चे को भाषा सिखाना चाहते, शैशव अवस्था बड़ी नटखट अवस्था होती है, नहीं? कई बार बच्चे में गुस्सा भी आता है और कभी बहुत प्यार भी आता है। सोच के देखिए वो बालक कैसा बालक है? कई आपके पीछे पड़ जाता है, नहीं? अब उस समय बहुत गुस्सा आता है। कई बार वो अनावश्यक रोता है, आपको उसको उस समय भी गुस्सा आता है। और यदि आपने गलती से उसकी पिटाई कर दी तो उसके बाद में दुख भी आपको बहुत होता है, क्योंकि वो बालक एक ऐसा बालक है जो आपकी मार को प्यार समझता है, आपकी मार को प्यार समझता है, इसलिए बार बार आपके पास आता है। इस समय बालक को आप जो भी सिखाएंगे, याद कीजिए, मैं तो अब सीधी सी बात कह दूं, मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई के बच्चे हैं। छोटा सा एक तो मैं कहूंगा कि 2 साल का है वो। अब उस बालक को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। वो बालक जो है, मैंने देखता हूं मनोविज्ञान के सारे नियम कहां, ये सिद्धांत कहां पालन करूं, उसका एक अलग ही सोच। वो बालक जब नटखटपना दिखाता है, मैं उसको जब खाना खिलाने बैठाता हूं कि मेरे पास बैठ जा, छोटा सा बच्चा है, तो मैं उसके छोटा सा एक टुकड़ा उसके मुंह में देता हूं। ठीक, अब वो बच्चा क्या करता है, मैंने कहा खाना रोटी चबा ली, खा ली, वो कहता है हाँ। मैंने मुंह खोल के दिखा तो उसके मुंह में वो रोटी होती है। मैंने अले नहीं खाया ना, खा पहले इसको, तो हंसता है। यानी वो किसे बावड़ा बनाता है कि जैसे कहते हैं बावड़ा बनानो। एक्चुअली में वो बालक, आप उसको खाना खाना मैं सिखा रहा हूं, क्यों सिखा रहा हूं, उसकी अवस्था है। और जब शाम को जब घर पहुंचता हूं तो उसको ये तुरंत कहता है मैं ताऊ जी के साथ खाऊंगा, जबकि खाना खा चुका होता है, वो वेट करता है मेरा। तो जरा सा सोचिएगा कि अवस्था कौन सी है, वो शैशव अवस्था। और ऐसी स्थिति में मैं यदि उसे जो भी भाषा सिखा रहा हूं वो सीख जाएगा। वो सुबह मेरे साथ पूजा में बैठता है, गायत्री मंत्र मेरे साथ गाता है, ईश्वर की स्तुति मेरे साथ करता है। यहां तक मैं कहूं वो छोटा सा बालक सुबह सुबह जहां मैं वैदिक मंत्रों से ईश्वर की पूजा कर रहा हूं, उस समय वो बालक उन मंत्रों को इस तरह से याद कर रहा है। और उसके बाद में जब उसके लिए मैं इंग्लिश में पोएम्स गाता हूं तो वो उसे दोहरा रहा है। शैशव अवस्था का है, रुचि का सिद्धांत बाद में आएगा, पहले उसकी प्रवृत्ति है वो सीखने की। इस अवस्था में, इस सिद्धांत में भाषा की मूल इकाई, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है यहां पर। संस्कृत में एक बहुत बड़ी बात है कि विशेष रूप से कि स्वाभाविकता के सिद्धांत में, कि यहां पर भाषा की जो मूल इकाई वर्ण नहीं है, ना ए आ नहीं है, यहां पर वाक्य है, अर्थात सेंटेंस वाक्य है। मैं खाना खा रहा हूं, पूरा सेंटेंस है। मैं पढ़ रहा हूं, सेंटेंस है। लेकिन इस अवस्था में आप सेंटेंस कैसे सिखा देंगे बच्चे को? सोच के देखो। मैं कह रहा हूं वो छोटा सा बालक गायत्री मंत्र बोल पाता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर चुका है। इंग्लिश में पूरा का पूरा वो बालक जो है
गाता है। क्यों? उस मानव की प्रवृत्ति है, सीखना बिल्कुल स्वाभाविकता है। कहा शैशव अवस्था में बालक का मस्तिष्क एवं मन एक कोरे कागज की तरह होता है। बिल्कुल कोरा कागज। कोरा कागज था दिल मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। इस बालक का भी कोरा कागज है। क्या कोरा कागज है भाई? मन, मस्तिष्क कोरा है। जो लिखोगे वही भविष्य में उसके काम बहुत जबरदस्त आने वाला है। आइएगा, अतः मित्रों चारों कौशलों का अभ्यास स्वाभाविक रूप से करवाना चाहिए। चारों कौशलों का, पहले सुनने का, फिर वो बालक बोल पाए, फिर उसे पढ़ पाए और फिर उसे लिख पाए। अभी वो छोटा सा बालक क्या कर रहा है? वो रोज सुनता था, पहले उसमें त्रुटियां करता था, लेकिन कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे प्यार मिल रहा था। और ऐसी स्थिति में वो रोज सीख रहा था। तो कई बार मैं उसे डांट भी देता हूं कि अशुद्ध बोल रहा है, अशुद्ध नहीं बोलना, लेकिन वो प्रयास करता है और क्या कर रहा है? वो सीख रहा है। ये उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है भाई। लेकिन वो सीख कैसे पाया? प्रेम मिला, उसकी मैंने रुचि बढ़ाई। जो वो खाता था मैंने उसको दिया, जो वो पढ़ना चाहता था वो मैंने उसके सामने रखा। तो दूसरा सिद्धांत आता है रुचि का सिद्धांत। इस रुचि के सिद्धांत से मैं बालक को क्या सिखा सकता हूं, आप क्या सिखा सकते हैं, वो भी आ जाए। मित्रों, चाहे वो बालक 2 साल का हो या फिर 11वीं 12वीं का हो या 10वीं का हो, मानव की एक सबसे बड़ी है कि वो सामाजिक प्राणी है और जहां से उसे प्रेम मिलेगा वो उसका हो जाएगा। पैसा कुछ समय के लिए हो सकता है खुशी दे, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो मित्रों कभी कुछ नहीं हो सकता। रुचि, इंटरेस्ट। कहा इस सिद्धांत का अन्य नाम रसानुभूति या आनंद का सिद्धांत है। रसानुभूति सिद्धांत या फिर आनंद का सिद्धांत है। और यही कार्य आपको कक्षा में प्राथमिक में करवाना है। अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक के वे पाठ जो प्राथमिक कक्षाओं में ही पहले पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले वे पाठ पढ़ाए जाते हैं। कौन से पाठ पढ़ाए जाएं? जिनमें बालक अधिक रुचि लेता है। मैं वो प्राथमिक कक्षा का छोटे बालक की बता दूं, फिर बड़े की बताऊंगा। उसके लिए एक पुस्तिका है, उसकी एक किताब है। पढ़ना इतना सीख रहा है, लेकिन उसमें चित्र बहुत सारे हैं। जब भी मैं उससे कहता हूं पढ़ने बैठ, चलो किताब लेके बैठो, तो सबसे पहले वो उस किताब को लेके आता है जिसमें चित्र बहुत सारे हैं। जी हाँ, उसमें शब्द लिखा हुआ है, एक तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है पॉट और दूसरी तरफ लिखा हुआ है संस्कृत में घटा। अंग्रेजी में है और संस्कृत में है। उस किताब में छोटे छोटे चित्र बनाए हुए। हिंदी उसे हम लोगों से आती है उसको। अब ऐसी स्थिति में जो सीख रहा है वो क्या कर रहा है, किस वजह से? उसका इंटरेस्ट है, रुचि है उसकी। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में क्या विशेष हमें ध्यान देना होगा। कई बार बालक के सामने नाटक भी करना पड़ता है। नाटक से सिखाओ, कभी रो रो के दिखा, तो वो बच्चा वैसे ही सीख पाता है। वैसे ही मैं जो है संस्कृत में उसे वही सेंटेंस बोल के दिखाता हूं। गीत संस्कृत में उसके लिए गाता हूं। प्राथमिक कक्षा में तो मुझे गाना ही पड़ेगा, बिल्कुल प्राथमिक है, वो छोटा सा बालक है। गीत गाता हूं उसके लिए, कोशिश करता हूं कि जो भी नया सॉन्ग आया है उसकी कुछ लाइनें मैं संस्कृत में उसे सिखाऊं, बदल के सिखाऊं, नाटक सिखाऊं। उसे कहानियां सुनाता हूं अच्छी अच्छी हिंदी में, और साथ में बीच बीच में जो लाइन है मैं संस्कृत की ट्रांसलेट कर देता हूं।
सारी कहानी हिंदी में नहीं, संस्कृत में समझ में नहीं आ रही उसके, लेकिन वो जब संस्कृत में समझ रहा है, जब उसका पूरा दिमाग उस कहानी में है, उसी समय मैं क्या करता हूँ, 1 या 2 लाइन संस्कृत की ट्रांसलेट कर देता हूँ, उसके ब्रेन में जा रहा है, क्योंकि उसके रुचि है उस कहानी को सुनने में। आगे बढ़ जाओ। अध्यापक को कक्ष में भाषा को रुचिकर बनाने वाली विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई। कक्ष में रुचिकर कैसे बनाऊं? अंत्याक्षरी। बालक की बाल्यावस्था में हमने अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी अंत्याक्षरी की होगी, संस्कृत में भी होती है भाई, बिल्कुल होती। गाने हैं, श्लोक हैं, वाद विवाद करवाया जाए, भाषण, छोटे छोटे डायलॉग्स। भाषण में हम छोटे प्राथमिक कक्षाओं में और बड़ी कक्षा में डायलॉग्स दे सकते हैं। जैसे मैं उसको कई बार कह देता हूँ, समय एव करोति बला बलम। बड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन वो बोलने की कोशिश बहुत करता है और बहुत शानदार बोलता है कि, और फिर उसका मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ कि समय ही इंसान को बलवान और निर्बल बनाता है। समय एव करोति बला बलम। कुछ छोटे छोटे भाषणों के लिए निबंध में उस बालक को हम कहानियां, या फिर गाय को जब मैं दिखाता हूं सामने, सुबह सुबह जब गाय को चारा डालने जाता हूं, साथ में होता है वो बालक मेरे, तो वहां उस गाय के विषय में मैं बताता रहता हूं। पहले उसे उस भाषा में सिखाता हूं जो उसे आती है। देख, इसके 2 सींग। कितने सींग है बेटा? 2। फिर आंखें कितनी हैं? और फिर धीरे धीरे एक एक सेंटेंस मैंने जब उस बालक को इस तरह सिखा रहा हूं, तब सोचिए, मैं भी तो अध्यापक हूं, आप भी अध्यापक हैं। प्रैक्टिस अपने घर से शुरू कीजिए, कक्ष में शानदार हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं। अध्यापक को शामपट का प्रयोग बालकों की रुचि के अनुसार अधिक से अधिक करना चाहिए। अध्यापक को बालकों की रुचि के अनुसार ये ध्यान रखने की आदत डाल लो। अपने मन के अकॉर्डिंग मत लिखना। बच्चों से हां भरवाओ, क्या आनंद आया? अरे मैं तो कह रहा हूं 9-10 वालों से ही पूछ लो यार। वो तो किशोर अवस्था का बालक है, जब तक उसे आनंद नहीं आएगा आपका संस्कृत चलेगा कैसे? रोज एक ही चीज को आप संस्कृत रटने का विषय नहीं है। आपने मेरी क्लासें देखी होंगी या मेरी क्लासें ली होंगी, तो उसमें देखा होगा कि मैंने राम शब्द 10th क्लास 12th क्लास बीएड करने वाले को, बीएसटीसी करने वाले को, रीट को तैयारी करने वाले को, 2nd ग्रेड की तैयारी करने वाले को, 1st ग्रेड की तैयारी करवाने वाले को, सबको मैं आनंदित करके फिर सिखाता हूं। साथ में ही नेट जो कर रहा है इस समय, उसको भी आनंद रुचि के सिद्धांत पे लाता हूं कि इंटरेस्ट जगाओगे तब अच्छे नंबर आएंगे। और ऐसी स्थिति में संस्कृत में एक लाइन पूछी गई थी पेपर में भी कि शाम फलकस्य अधिको अधिक उपयोग निमित्तम परामर्श रुचि सिद्धांत अस्ति। यानी कि ये पूरी लाइन जो दी है मैंने ऊपर पे, इस रुचि के सिद्धांत पर ये लाइन दी गई थी। पूछा था कि भैया कौन से सिद्धांत का प्रयोग करोगे? अधिक से अधिक शाम पट का प्रयोग अधिक से अधिक करोगे किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग? बोला जी रुचि के सिद्धांत पर। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, नीचे प्रिंसेट महोदय ने भी कुछ कहा है। प्रिंसेट महोदय वो है मित्रों, वो हैं जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, इन्होंने एक बुक लिखी थी। प्रिंसेट महोदय ने एक बुक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। सोचिए, भारत विश्व गुरु रहा है और समझा कोई हमें फॉरेनर वाला रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ भूल गए। आइए, प्रिंसेट महोदय ने द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में लिखा, क्या लिखा? आइए मित्रों, क्या लिखा उन्होंने? संस्कृत में मैं पहले ट्रांसलेट कर देता हूं इसे। यावत छात्रेषु सक्रिय रुचि न भविष्यति तावत शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यम पूर्णम न भविष्यति। क्या कहा प्रिंसेट महोदय ने द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में? क्या कहा कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी, जब तक जो बालक हैं उनमें सक्रिय रुचि नहीं होगी,
तावत तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यदि क्लास में बच्चे का ध्यान ही नहीं है, चाहे वो किशोर अवस्था का बालक हो, चाहे वो 3rd ग्रेड का बालक हो, चाहे वो प्राइमरी स्थिति का हो, यदि अध्यापक क्लास में बालकों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहा तो उसकी क्लास नीरस है। हम अक्सर कई बार ऐसी बातें कर देते हैं जिसका बेतुका हो पढ़ने में। संस्कृत में बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें हंसी भी आती है और याद भी बहुत होता है। किशोर अवस्था की क्लास में आप पढ़ा रहे हो, 9, 10, 11, 12 में पढ़ा रहे हो, सोचिए उस समय आप शकुंतला के किसी वर्णन को कर दीजिए ना, श्लोक है ना आपके पास। अरे वो उसी अवस्था में तो है कि विषम लिंगियों से अधिक विशेष प्रेम कर रहा है, आप सुनाओ तो सही। माना कि प्राथमिक कक्षाओं में हम श्लोक नहीं सुना सकते, लेकिन बड़ी क्लासों में तो सुना सकते हैं ना। तो कहा हमें ये काम करना होगा, बिल्कुल करना होगा, हम अध्यापक हैं, हमें करना ही होगा, तभी जाकर के हमारी क्लास बेटर हो सकती है। तीसरा मित्रों, हम लोगों को सिद्धांत अपनाना है एकता सहभागिता का सिद्धांत। एकता संगे शक्ति कलो युगे, ये कहा भी गया, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। एकता और सहभागिता। सहभागिता किसकी? बालकों के बीच में अध्यापक की सहभागिता। जी हां, यहां आ जाओ। इसका कहां प्रयोग करूं, इस सिद्धांत का कहां प्रयोग करूं? परीक्षक हमेशा पूछता है, मैंने जितनी लाइन लिखी है एग्जाम में उनमें से ही आपसे प्रश्न पूछने वाला और पूछता रहेगा और आगे भी 10 साल पूछता ही रहेगा, क्योंकि इसमें है, मैंने निकाला ही वो है जो कि मैं क्रीम दे सकता हूं, छाछ मैं पीता हूं, मलाई बच्चों को खिलाता हूं, खाओ बच्चे खूब घी खाओ, क्योंकि मुझे पता है कि उन बच्चों को जो है अभी उम्र नहीं हुई है कि वो छाछ में से, दही में से मलाई निकाल पाए, दूध में से मलाई निकाल पाए। इसीलिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए लाया एकता सहभागिता का सिद्धांत। मित्रों ये क्या होता है, पहले तो ये जानना होगा। मित्रों यह सिद्धांत संभाषण शिविर के आयोजनों में भाषा शिक्षण के लिए प्रमुख सिद्धांत है। जी हाँ मित्रों, जैसे अंग्रेजी के कोर्स चलते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज चलते हैं, वैसे ही मित्रों संस्कृत भाषा के शिविर भी लगते हैं। बहुत सुंदर शिविर लगाए जाते हैं, करीबन 6 से 7 दिन आपको वहीं रहना होता है। खाना पीना सारी व्यवस्था जो है संस्कृत विभाग करता है। इस चीज के लिए संभाषण शिविर के लोग करते हैं ये खाने पीने की व्यवस्था। तो याद रखिएगा यहाँ होता क्या है कि यहाँ आपको प्रतिदिन यानी एक भी शब्द आपको अपनी स्थानीय भाषा में नहीं बोलना है, जो भी बोलना है संस्कृत में बोलना है। यदि नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप अंति अस्ति जो भी है अब लगाएं। यानी कि मान लीजिए कि मैंने कहा मुझे नहीं आता, मान लीजिए मुझे डिग्रियां तो ले ली है और किसी ने संस्कृत बोलना नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? कुछ नहीं, हम भागामी धावामी कहने के लिए किसने कहा है? बोलो ना पहले, हम भागामी मैं भाग रहा हूं, हम खादामी मैं खा रहा हूं, हम सोयामी। माना कि सोने की नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा हम भी तो उस समय बालक हैं जब संस्कृत हमें बोलना नहीं आ रहा। उस समय हमारी आप लोग भी कैसे हैं? आप भी उस प्राइमरी लेवल वाले बच्चे जैसे हैं। और संस्कृत टीचरों को ये लेना चाहिए, संभाषण में भाग लेना चाहिए, ताकि ये आप लोगों को समझ में आए। बालकों के लिए भी स्कूल में 6 से 7 दिन का संस्कृत अध्यापक का कर्तव्य है कि वो है शिविर लगाए संस्कृत सिखाने के लिए। और आज के दौर में, आज के दिन, यदि मैं जिस समय पढ़ा रहा हूं, आज के दिन तो सरकारी स्कूलों में संस्कृत टीचर के लिए, संभाषण के लिए सरकार बहुत पैसा दे रही है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कहा अध्यापक एवं छात्र एकता सहभागिता के साथ भाषा शिक्षण कार्य करते हैं। अध्यापक और छात्र, याद रखिएगा, छात्रों के साथ आपको भी शामिल होना होगा। इस सिद्धांत में शिक्षक एवं सभी छात्र छात्राएं संस्कृत में ही बोलते हैं। मैंने पहले ही कहा, एक शब्द भी हिंदी का या अंग्रेजी का नहीं बोला जाएगा। यदि बालक बोल रहा है हिंदी में तो उसके छोटे छोटे शब्द जो क्रियाएं हैं,
क्रियाएं हैं, सबसे पहले वहां से कीजिएगा, उस क्रिया को आप चेंज करवा दीजिएगा कि मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। तो चल रहा हूं को क्या करना है, चलामी। अब बच्चे को बोलने दो, मैं चलामी, मैं चलामी। 1 या 10 यानी कि 1 या 2 घंटे में वो मैं का अहम याद कर लेता है, अहम चलामी। हो गया ना। आगे लाइन पे हम गच्छामी, अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। कहा अपने दैनिक जीवन के आने वाली वस्तुओं के नाम भी संस्कृत में ही बोले जाते और लिखे जाते हैं। इस सिद्धांत में जितने भी शब्द हैं, जैसे कि आपका पेन है तो वहां इसको कलम ही कहा जाएगा, यहां रखना होगा। दाढ़ी है समश्रु ही कहा जाएगा, यहां ध्यान रखना हो, हर शब्द को संस्कृत में कहा जाएगा। और मैं कहूंगा कि संस्कृत के अध्यापकों को यदि कहीं और नहीं लगता कि कहीं और सिखाने वाला नहीं लिखता, तो मैं अपने यहाँ हमेशा 7 दिन का शिविर लगाता रहता हूँ संस्कृत का। जो है उनकी खाने रहने की व्यवस्था भी मैं खुद ही करता हूँ, तो आप उस शिविर को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्रियाशीलता अभ्यास का सिद्धांत, क्रियाशीलता और अभ्यास का सिद्धांत चलते हैं। का इसमें क्या होता है अभ्यास? मित्रों, अभ्यास के लिए जैसे ही बात शुरू होती है तो मुझे सबसे पहले अपने ही ग्रंथ याद आते हैं। और एक शिष्य हैं मिस्टर अर्जुन, जी हाँ, और एक गुरु हैं, वो है कृष्ण। जी हाँ, महाभारत में भी अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं और जो आप अब कहेंगे वही मैं स्वीकार करूंगा। इस गुरु ने एक बात कही थी कि अभ्यास कर, मन भी अभ्यास से ही कंट्रोल होगा। जिसका अभ्यास जिस चीज में सबसे ज्यादा है, यानी कि जो कार्य आप अपने जीवन में 10,000 बार कर चुके हो अब तक, याद रखिएगा सबसे ज्यादा पैसा भी वही कार्य देगा। चाहे वो आपका किसी से प्रेम करना है या किसी से झगड़ा करना है या क्रोध करना है, मैं कहूँ कोई सा भी काम जो आपको हो सकता है वो आपकी बुराई हो सकता है वो आपकी कमी हो, तो का अभ्यास जो है वो इंसान को हमेशा जिताता है। हो सकता है दुनिया के लिए वो अभ्यास गलत हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए हमें कक्षा में क्या करना है। कहानियां सुनाओगे आप बालकों को, आप श्लोक भी सुनाओगे, तो कहा उसका शुद्ध उच्चारण भाषण के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। किस किस के लिए? कहानी के लिए, श्लोक के लिए शुद्ध उच्चारण एवं भाषण के लिए अभ्यास की। भैया इसके लिए तो शुद्ध उच्चारण की और भाषण के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। और इसीलिए इस सिद्धांत को, क्रियाशीलता अभ्यास के सिद्धांत को अभ्यास का सिद्धांत कहा गया। थार्नडाइट महोदय भी हुए हैं, जी हाँ, मनोविज्ञान में, उन्होंने भी कहा त्रुटि और अभ्यास का सिद्धांत। उससे पहले हमारे यहां भगवत गीता में कह दिया गया है अर्जुन से, अभ्यास कर, अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास कर, देख आनंद किसे कहते हैं। फिर ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कहा आगे बढ़ो। पतंजलि महोदय व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान रहे, जिन्होंने महाभाष्यम लिखा, और तृतीय मुनि है व्याकरण के, जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी को भी विशेष रूप से समझाया। इन्होंने कहा कि अभ्यास के 3 तत्व होते हैं। अभ्यास में कितने होते हैं? 3 तत्व। 3 तत्व क्या होते हैं? नंबर 1, पहले तो मित्रों आपको अभ्यास के लिए रुचि होनी चाहिए। जो काम करना चाह रहे हो उसमें इंटरेस्ट जगाना होगा, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब लेनी हो। सबसे पहले आपको रुचि होनी चाहिए उस चीज के लिए। टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ना, आपको पूरी रुचि होनी चाहिए। पहले बातें भूलनी होगी। फिर कहा निरंतर, यानी सतत प्रयास, निरंतरता। आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा, एक फिक्स्ड समय बनाना होगा और बिना कोई टेंशन के आपको चलना होगा। और तीसरा, बाधक तत्वों से दूरी, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं उस कार्य में, उनसे आपको दूर रहना होगा।
अक्सर हम अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। मैं आपको छोटा सा बता देता हूं, हमारे जो दिमाग में कुछ विपरीत हमारे लिए चलता है, हमें उससे दूर रहना है। अधिकांश लोग कहते हैं मोबाइल से दूर रहो, टीवी से दूर रहो, फिल्मों से दूर रहो। नहीं भाई, इनसे दूर नहीं रहना ना। संस्कृत में मैं समझा दूं, किससे दूर रहो? वो विपरीत विचारधाराएं जो आपने अपने दिमाग में अपने लिए बना ली हैं, उन्हें रोकना है। समझ में आई? ध्यान रखो। तो यहां का ये 3 जो चीजें हैं पतंजलि ने दी, और इसीलिए संस्कृत में भी पूछा गया कि रुचि पूर्वकम अभ्यासम करणीयम, रुचि पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, सतत अभ्यास करना चाहिए, करणीयम करणीय, अभ्यासे बाधक तत्वानि, अभ्यास के बाधक जो तत्व हैं, प्रति वैराग्य भावम धारणीयम। ये किसने कहा? ये किसने कहा और किस सिद्धांत में कहा? ध्यान रखिएगा, ये किसने कहा? पूरी लाइन बोले पतंजलि ने कही। किस सिद्धांत में कही? अभ्यास, क्रियाशीलता और अभ्यास के सिद्धांत में कही। हमारे एक हेराल्ड ई पामर महोदय हुए हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं, हेराल्ड ई पामर। उनकी एक पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी। याद रखिएगा, प्रिंसेट महोदय की तो क्या थी? द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। और हेराल्ड ई पामर की कौन सी पुस्तक है? द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी, यानी पढ़ने का तरीका। ये जो है, मैं क्या लिखा इस पुस्तक में, इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या लिखा कि भाषा शिक्षण एक अभ्यास प्रक्रिया है। भाषा शिक्षण क्या है? एक अभ्यास प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के द्वारा हम नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर से सुनिए, क्रियाशीलता अभ्यास का सिद्धांत में क्या कहा? हेराल्ड ई पामर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी में क्या कहा कि साहब, भाषा शिक्षण एक अभ्यास प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हमें नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये किसने कहा? किस पुस्तक में कहा? किस सिद्धांत में कहा? ये आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों, सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत क्या होता है? मित्रों, कहा इसके लिए मैं कहूंगा कि मानसिक विकास से तीव्र गतिम सक्रियतया आदधाति। जी हां, ये संस्कृत में जब पेपर आता है तब ये लैंग्वेज होती है। यहां पर ये डैश डैश करके चला जाता है या इसको और इसको मिला के चला जाएगा। ध्यान रखना होगा। क्या कहा? मानसिक विकास है। क्या कहा? मानसिक विकास में तीव्रता। यदि मुझे मानसिक विकास में तीव्रता लानी है तो उसके लिए मुझे सक्रिय रहना पड़ेगा। यदि आपको दिमाग में, कहते ना कि मेरा दिमाग चलता नहीं है, भाई साहब वो चलेगा कब? आपको सक्रियता, पॉजिटिव रहना होगा। आपको बार बार ये एहसास करवाना है अपने आप को कि दिमाग चलता है, मुझे याद होता है। और है भी। जिन बालकों के दिमाग में यह है कि उन्हें वो भूल जाते हैं, वो कमजोर हैं, इसलिए उनका नंबर नहीं आता, तो मैं उनसे एक छोटी सी बात कह देता हूं, वो सुन लें। आज इसी क्लास में से पढ़ा मैं सिद्धांत रहा हूं, लेकिन ये वो भी समझ लें। एक्चुअली में वो लोग अपने विषय में या तो बहुत गलत सोचते हैं, जबकि उनमें याददाश्त उनकी इतनी शानदार है। यदि मैं उनसे ये पूछूं कि 10th क्लास में आपका सबसे फेवरेट लड़का कौन था आपके लिए या लड़की कौन थी, तो मेरे हिसाब से तुरंत पिक्चर खोपड़ी में बनेगी उसके। सोचिए, इतना पुराना याद है। और कहा ये याद किताबें नहीं होंगी, ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये याद नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया? दिमाग की सक्रियता को खत्म कर दिया, अपने आप पे से विश्वास हटा दिया। तो ध्यान रखिएगा, मानसिक यदि विकास बालक का आपको करना है तो बच्चे को एक्टिव रखना होगा दिमाग से। चलिए आज ये पढ़ेंगे, आज ये करेंगे, तो खेल खेल में सब कुछ सिखा दो।
बालक को सहगामी क्रियाओं के माध्यम से तथा पाठ्य पुस्तक के द्वारा अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाता है। बालक को सहगामी क्रिया, मैंने पहले ही कह दिया, सहगामी क्रिया मतलब खेल खेल में सिखा दो उसे, और वो 9-10 में सिखाओ ना, प्राइमरी 8वीं क्लास तक तो आपको सिखाना ही है। अक्सर हमसे गलती क्या होती है, जैसे ही 5वीं क्लास से बच्चा हटा 6वीं क्लास में उसको बड़ा बना देते हैं। 9-10 में तो उसको इतना बड़ा समझ लेते हैं जैसे कि भाई साहब वो ही खुदा गवाह हो। नहीं रे, हम अध्यापक हैं, माँ बाप हो सकता है बड़ा समझ लें उसे। सोचिए हमारा तो अर्जुन जो 85 साल का हो गया था, वो भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि बताओ प्रभु मैं अब क्या करूं। वो स्टूडेंट बना हुआ है। तो आपका बालक और आपकी तो एज अभी अर्जुन जितनी, क्या अर्जुन की आधी क्या 25% भी नहीं हुई है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में दिमाग की सक्रियता रखनी होगी, क्रियाशीलता रखनी होगी। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अधिक सक्रिय रखो। और मेरा यह कहना है कि जो बालक आपकी कक्षा में औसत से भी कम है, यदि उस बालक ने आपके सब्जेक्ट में अधिक नंबर लाके दिखाए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं आपके क्लास में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके नंबर कम आए हो। क्योंकि उसी बालक को तो सक्रिय करना था, सबसे ज्यादा उसी को सक्रिय करना था। और उसकी सक्रियता को देखकर अगले सारे मोटिव हो जाएंगे। इंटेलिजेंट को देख करके कोई मोटिव नहीं होता है, ना 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 ना। सक्रिय उस बालक को देख के होंगे जो अब तक पिछली कक्षाओं में ठूंठ कहलाता था, लेकिन आपने अपने पूरे मनोवेग से उसको मोटिव करके, उसको पढ़ाकर, उसको बार बार ये याद दिलाकर कि वो बहुत बढ़िया याद हो रहा है और उसके नंबर अधिक आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं उस क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके शानदार नंबर ना आए सब्जेक्ट में। सक्रिय रखें। एच पामर महोदय, एक तो था एच हेराल्ड पामर महोदय, ई, मैं यहां भी कह दूं एच पामर का मतलब होता है हेराल्ड ई पामर महोदय ने एक कथन है, इनका एक कथन है। मित्रों वो कथन क्या है वो भी सुना देता हूं। भाषा शिक्षण एकः स्वाभाविक निर्माणस्य प्रक्रिया वर्तते। भाषा शिक्षण एका स्वाभाविक स्वभाव निर्माणस्य प्रक्रिया वर्तते। क्या कहा? भाषा शिक्षण एक स्वभाव निर्माण की प्रक्रिया है। भाषा शिक्षण एक स्वभाव निर्माण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी नई आदतें बनाते हैं। क्या कहा भाई? स्वभाव निर्माण की, हाँ एक्टिव रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको खुद को एक्टिव रहना होगा। जिंदगी सक्रियता का नाम है। जो गया सो गया, आज रहो ताकि वापस कुछ खो ना पाओ। बहुत खो लिया है आपने, यदि आप खोया तो वापस कुछ नहीं आएगा। एक्टिव रहो। और कहा मौखिक कार्य भी करो भाई। मौखिक कार्य का सिद्धांत, सबको लिखाओ मत, कुछ ओरल भी सिखाना है हमें बालक को। तो कहा इस सिद्धांत का दूसरा नाम है मौखिक प्रवचन सिद्धांत। मौखिक प्रवचन सिद्धांत। मित्रों ये सिद्धांत क्या कहता है, इस पे भी चलें तो कहा किसी भाषा को सीखने के लिए मौखिक कार्य की आवश्यकता होती है। छोटी सी बात पहले सुन लेना, सिद्धांत ने कहा क्या। भारत में वैदिक काल में सब कुछ मौखिक ही पढ़ाया जाता था। क्लियर हो गया? क्या कहा? सीखने के लिए मौखिक कार्य की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कान और जीभ से प्रारंभ होती है। पहले सुनो, श्रवणम, और जीभ मतलब बोलो। तो कहा भाषा अधिगमस्य प्रक्रिया करणाभ्याम जिह्व्याः च प्रारब्धा भवति। किस सिद्धांत में? मौखिक कार्य के सिद्धांत में।
मौखिक कार्य, या ये लाइन देकर के एग्जाम में पूछ जाता है कि बता कौन से सिद्धांत की बात कर रहा हूं। महर्षि जैमिनी कहा इन्हें तबलकार इन्हें कहा गया, वेद के बहुत बड़े धनी रहे हैं। इन्होंने शाखाएं वेद की लिखी हैं। इन्होंने शिक्षा के विषय में बहुत बड़ी बात कही और विशेष रूप से मौखिक कार्य के विषय में कहा कि कानों, देखो मैंने कहा कि कानों से अर्थ ग्रहण करके संसार में कहना ही शब्द है। श्रोत ग्रहणे ही अर्थे लोके शब्द प्रसिद्धः। कानों से सुनकर संसार में, कानों से सुना और उसका मीनिंग यानी अर्थ ग्रहण किया और करके दुनिया को बताना ही क्या है, शब्द है। इस सिद्धांत में बालकों के श्रवण एवं भाषण कौशलों का विकास कराना चाहिए। किसमें? दो ही कौशलों का प्रयोग होता है भाई मौखिकता के सिद्धांत में, सुनना, श्रवण और भाषण। इस सिद्धांत की प्रधानता या प्रमुखता प्राथमिक स्तर पर होती है। हाँ भाई, संस्कृत में यदि आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनने वाले हैं तब भी, आप यदि सेकंड ग्रेड के टीचर बनने वाले हैं तब भी, और आप यदि फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने वाले हैं तब भी, तीनों ही स्थिति में समझ लीजिएगा, आपका जो बालक है, आप जिस क्लास में जा रहे हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि स्टार्टिंग के 10 दिन क्लास में आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि क्लास के बालकों के दिमाग का और सब्जेक्ट का स्तर क्या है। इसके लिए आपको छोटी से छोटी चीज को लेकर चलना होगा, हंसाते हुए और साथ में ही रुचिकर बनाते हुए आपको वो पढ़ानी है क्लास। किताब का प्रयोग ना ही करें, ना स्टार्टिंग के 10 दिन नहीं करना, जब तक बालक आपके स्वभाव को, आप बालकों के स्वभाव को नहीं पहचान जाए, और फिर आप शुरू करना उस बालक का कार्य। मौखिक कार्य आपको स्टार्टिंग में अधिक करवाना चाहिए। बालकों को श्लोक पाठ या ससर वाचन करवाना चाहिए मौखिक कार्य में। जब तक बालक आपसे परिचित ही नहीं हुआ, फर्स्ट अंग्रेजी में बड़ी जबरदस्त कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। नो 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 नो, हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन मिलावटी हो, बिल्कुल। जब तक व्यक्ति आपसे 3 से अधिक बार नहीं मिला हुआ, आपसे व्यवहार नहीं हुआ, उसकी बातों को नहीं समझे हुए, तब तक कोई इंप्रेशन नहीं बैठता। और एक बार के मिलने से कोई पिक्चर भी नहीं बनती, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात, एक अनुपात जो जीवन का एक बहुत बड़ी खेल है, और दूसरा क्रम। अनुपात मित्रों, हम कहते हैं हर दिन अनुपात के चक्कर में ही रहते हैं। औसत और अनुपात के चक्कर में हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे तो इस सिद्धांत में क्या कहा? इस सिद्धांत में कहा कि सर्वप्रथम मौखिक कार्य होता है। जी हां, मैंने कहा ना 10 दिन तक आप मौखिक कार्य करवाइएगा, और उसके बाद में ही लिखित कार्य। जब 10 दिन हो जाएं, उसके बाद में 11वीं क्लास में जब आप क्लास पढ़ा रहे हो तो मौखिक कार्य के साथ लिखित कार्य शुरू कर दीजिएगा। क्यों? यहां इस सिद्धांत के विषय में कुछ कहा भी है। प्रथम मौखिक कार्यम तत् लिखित कार्यम च भवेत्। पहले मौखिक कार्य होना चाहिए, फिर लिखित कार्य। अनुपात और क्रम के सिद्धांत में मित्रों, इस सिद्धांत की जो प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य की सर्वाधिक प्रधानता होती है। आप लोगों को इसमें किन सूत्रों को, किन सिद्धांतों को, इस सिद्धांत में कौन कौन से सूत्र काम करेंगे? एक तो ज्ञात से अज्ञात, पहले बच्चों को जो आता है उससे पूर्व ज्ञान से लो, और नवीन ज्ञान उसे दो।
दूसरा है सरल से कठिन की ओर, यानी कि सरलात कठिनम प्रति, सरलात कठिनम प्रति। यदि मैं इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करूं तो ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, प्रति। और इसको यदि किया जाए तो सरलात कठिनम प्रति। हुआ क्लियर? एक कदम आगे बढ़ा, कहा वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये वैयक्तिक विभिन्नता क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता, ब्रेन से। मैं इसको एक आपके ही अनुभवों के अनुसार समझा दूं। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं, एक पैसे वाला, एक सामान्य और एक कमजोर। 3 प्रकार के लोग हैं। ऐसे ही 3 प्रकार का बच्चा कहां होता है? आपकी कक्ष में। एक बालक होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, एक होता है औसत या सामान्य बुद्धि वाला, और एक होता है मंद बुद्धि वाला बालक। मित्रों, इसीलिए वैयक्तिक सिद्धांत का वहां जरूरत पड़ती है। यदि आपने बहुत सरल पाठ पढ़ा दिया तो सबसे बड़ी चीज है उस कक्षा में किसे आनंद नहीं आएगा? कुशाग्र बालक को आनंद नहीं आएगा। ना जी ना। हो सकता है औसत वाले और मंद बुद्धि वालों को आनंद आ जाए, लेकिन कुशाग्र बुद्धि वाले को तो नहीं आएगा। बात करते हैं, यदि आपने कोई बहुत समास युक्त पाठ पढ़ा दिया बड़ी जल्दबाजी में, तो ये मैं बता देता हूं कि मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए तो वो गायब हो गया, कुछ भी याद नहीं हुआ। और आपने यदि मीडियम यानी कठिन भी है और सरल भी है, उसमें भी बालक रोचकता कोई सा भी नहीं दिखाएगा, ना कोई सा भी नहीं दिखाएगा। कारण यह है कि तीनों का सोचने का तरीका अलग अलग है। अध्यापक एक ही है पढ़ाने वाला, मगर बालक 3 प्रकार का है। इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक बालक शारीरिक एवं मानसिक योग्यता, रुचि, संवेगों से अलग अलग होते हैं। शरीर अवस्था, मानसिक सोच, रुचि और संवेग 14 जो बताए, बालक अलग अलग ही होता है। आप एक बालक को एक जैसा नहीं समझ सकते। हाँ, मैं भी एक बालक एक दौर में ऐसा था कि 5वीं क्लास तक मोर इंटेलिजेंट, लेकिन 6वीं से लेकर के 8वीं तक जीरो था मैं। 9th क्लास में से लेकर के 12th क्लास तक औसत पे आया। कारण संवेग जो थे औसत पे आया। जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज से जब मैंने पूरा किया, तब तक संवेग और मानसिक क्रियाओं की वजह से मैं माना एक अच्छी परसेंटेज जरूर रही, लेकिन बड़ा टॉपर नहीं थे। सोचिए, जब मैं व्यक्ति जो आपको पढ़ा रहा हूं उसकी के अंदर विभिन्नता है, तो आपकी कक्षाओं में और हमारी कक्षाओं में बालक तो 3 प्रकार का हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सोचिए, कक्ष में व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर बालक 3 प्रकार का होता है, कुशाग्र, सामान्य और मंद बुद्धि। क्या करना चाहिए इन बालकों के लिए और क्या करना है आपको? तीनों प्रकार के बालकों के लिए अभ्यास कार्य अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल मित्रों, ये ऐसा क्यों करना है? आज जो भारत में ट्यूशंस जो शुरू हुए हैं, ट्यूशंस नाम सुना है? नहीं सुना तो याद रखिएगा, अतिरिक्त पढ़ना या अतिरिक्त पढ़ाने वाला ट्यूटर, याद रखिएगा। आज के दौर में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से शिक्षा एक व्यवसाय बन रहा है। जबकि शिक्षा एक बड़े धर्म का काम होता था, आज व्यवसाय हो गया है। उसका कारण है बालक की विभिन्नता।
मैंने कमजोर बालकों को ट्यूशन करते हुए नहीं देखा, ना जी ना। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी ट्यूशंस करते नहीं देखा ना। ये मध्यम वाला जो है, सामान्य बालक है, इसे करते देखा, क्योंकि इसकी ललक है यहां जाने की। ये तो ऑलरेडी जो क्लास में पढ़ा रहे थे वो याद है, ये जो है समझता है ठीक है, जो हो जाए वो बहुत बढ़िया। इसकी चाहत है जिसमें आप और मैं दोनों हैं। ये एक्स्ट्रा पढ़ने के मूड में रहते हैं। तो कहा अभ्यास कार्य इनके लिए अलग अलग। क्लास में यदि कुशाग्र बुद्धि का बालक है तो उन बालकों को जो बहुत अच्छे स्कोर पे, यानी कि 80% से, ब्रेन से, नंबरों से नहीं, ब्रेन से 80% से तक कक्षा में उपस्थित हैं, दिमाग से उपस्थित हैं, उनके लिए आपको पाठों का विशेष निर्माण करना है, पढ़ाना तरीका। जहां पर बालक 60-65% ब्रेन से कक्ष में है, उसके लिए अलग आपको तैयार रखना होगा। और जो बालक 40% से ऊपर अपना दिमाग कक्ष में रख सकता है, उसे बोले नापेंगे कैसे भाई? नंबरिंग से, प्रश्नों से। ये काम अध्यापक का होता है कि नापा कैसे जाए बालक को। कहा शिक्षण कार्य वातावरण जितना अधिक स्वतंत्र होगा, बालक द्वारा आत्म प्रकाशन, ये लाइन याद रखना, शिक्षण का वातावरण जितना अधिक स्वतंत्र होगा, फ्रीडम बालक को पढ़ने में जितना अधिक मिलेगा, वह आत्म प्रकाशन लिखकर बोल करके अधिक कर पाएगा। जी हां, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है दुनिया, स्किल्स बढ़ाओ, वो इसी पे हो रहा है। अरबों रुपए कमाए हैं लोगों ने इसी चीज को लेकर के। दूसरा है चयन और विभाजन का सिद्धांत। चयन और विभाजन, टारगेट, चयन करना है ना, टारगेट नहीं कहते चयन को, चाहत है ना, हाँ चाहत कह सकते। और विभाजन कहा इस सिद्धांत में आपको कैसे इस्तेमाल करना है। इस सिद्धांत का प्रयोग कहां कहां हो सकता है। एक आपके बालक की पुस्तिका है छोटे बालकों के लिए, जिसमें मित्रों उनके जो पाठ जो हैं, जो उनकी किताब में जो पाठ होते हैं, वो 1st, 2nd, 3rd, 4th जो भी पाठ हैं, वो त्योहारों और पर्वों के आधार पर शुरू होते हैं कि कौन से पर्व पे कौन सा पाठ पढ़ाना है। तो कहा पर्व, उत्सव, त्योहारों के आसपास के दिनों में कक्ष में उन पाठों पर किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? इस सिद्धांत का प्रयोग कब किया जाता है? पर्व, उत्सव और त्योहारों के आसपास कक्ष में उन पाठों पे किया जाता है जो पाठ उन पर्व, उत्सव और त्योहारों से संबंधित है। कैसे बताएं? मैं समझाता हूं। भैया जनवरी में आती है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का पाठ दे रखा है, अर्थात ये जनवरी में पढ़ाया जाएगा। फिर है होली, ये होलिका का पाठ, होलिका जिस माह में आती है उसमें पढ़ाया जाएगा। फिर है दीपावली, दीपावली जिस माह में आएगी उसमें वो पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जयंतियां जिनकी आ रही हैं, जो महापुरुष हैं, वो पाठ उनके आसपास, यानी 2 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले वो पाठ पढ़ाए जाएंगे, ताकि बालक को याद रहे कि हाँ मैंने महात्मा गांधी, मैंने राम के विषय में, महात्मा गांधी या राम के विषय में मैंने जानता हूं, मुझे संस्कृत में पढ़ने को मिला था, याद रहता है। बालक पाठ को सहज और सरल शब्दों में समझ जाते हैं, इसीलिए बालक बहुत जल्दी सीख जाते हैं। क्यों? सोचिए आपने होली के आसपास आपने पाठ पढ़ाया होलिका का, बच्चे के दिमाग में है ही कि होली आ रही है, होली राम उड़े रे गुलाल, गाना गा रहा है वो बालक। तो ये बालक क्यों गा रहा था वो? और हमारे यहां पर भारत में मकर संक्रांति में बहुत सारे राज्यों में पतंग उड़ाई जाती हैं, जहां पर विशेष रूप से ठंड है जिन राज्यों में,
उस समय यहां पर तिल के लड्डू खाए जा रहे हैं। तो बड़ा बालक को सोचिए, इसी समय ही आप इस मकर संक्रांति के विषय में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पाठ पूरा याद है, कभी पूछ लो उसको। पाठ्य पुस्तक में पाठों के क्रम, पर्व, उत्सव और त्योहारों के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए मित्रों, अगला सिद्धांत है हमारा भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। भावात्मक अभिव्यक्ति, फीलिंग्स को व्यक्त करना, बच्चा जो अपने भाव हैं उनको अभिव्यक्त कैसे करें, इस सिद्धांत का भी प्रयोग आपको करना होगा। इस सिद्धांत में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ पर बालक अपने भावों को प्रकट करता है। आपने जो पाठ पढ़ाया, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे दीपावली का हो, चाहे होली का हो, चाहे महाराणा प्रताप का हो, चाहे लक्ष्मीबाई का हो, चाहे किसी का भी हो, बालक उस पर अपने फीलिंग्स, अपनी बातों को जो उसने समझा उसे अभिव्यक्त संस्कृत में करता है। जी हाँ, आपको संस्कृत में करवाना है उससे, और यह कार्य अध्यापक का होता है। यदि बालक को संस्कृत बोलना नहीं आ रहा है तो यह त्रुटि बालक की नहीं, अध्यापक की होगी। अध्यापक अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकता है, चाहे उसे खुद को बोलना सीखना पड़े, रोज क्लास खुद ले, खुद सीखे। कहा बालक अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। या तो बालक क्या करता है, अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति को बोलकर या लिखकर प्रकट करके दिखाएगा। अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, अध्यापक किनका प्रयोग करवा सकता है बालक से? गीत गवाए, सैने सैने मम हृदयम आगच्छ। दूसरा, अद्य मम मित्र से विवाहो हम, यार की शादी है। भैया संस्कृत में तो ज्ञाना होगा अध्यापक को। संभाषण, बातचीत करने, तर्क वितर्क करना होगा, तभी जाकर के यहां काम होगा। अतः बालक को अधिकाधिक मौखिक कार्य का अवसर दिया जाना चाहिए। मौखिक कार्य का अवसर कहां मिलना चाहिए? इस सिद्धांत में भी और मौखिक कार्य के सिद्धांत में तो मिलना ही चाहिए। अभिव्यक्त करने का यहां पर मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। केवल मौखिक कार्य सिद्धांत में ही मौखिक कार्य नहीं हो रहा, भावाभिव्यक्ति के में भी चाहिए। लीजिए मित्रों, बहुमुखी का सिद्धांत। मित्रों 11वां सिद्धांत है ये, और कहा संस्कृत भाषा बहिर्मुखी भाषा है। एक तो मित्रों होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है उभयमुखी। पता है अधिकांश बालकों को संस्कृत बोलना क्यों नहीं आया? जब मैं भी छोटा था मुझे भी बोलना नहीं आता था, बाद में मैंने अभ्यास भी किया और अध्यापक भी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। मैं कहूंगा बचपन से ही मुझे बहुत अच्छे अध्यापक मिले और बहुत शानदार पढ़ाया, इसीलिए मैं आज ये योग्य बन पाया कि आपको पढ़ा पा रहा हूं। कमियां मेरे में बहुत सारी थी, आज भी बहुत सारी कमियां हैं मुझ में, लेकिन उन्होंने ये सिखाया कि कमियों को गुणों में कैसे बदला जाए। उन्होंने मुझे समझाया यही काम हमारा होगा बच्चे को। मैं अपने बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बच्चे को कैसे मोटिव करना है। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब बाहर, अंतर्मुखी मतलब अंदर। अरे अंदर अंदर तो बच्चा खूब सोच रहा है, लेकिन बाहर बोलने में जो रहा है, रो रहा है वो बाहर बोलने में। संस्कृत को जितना बुलवाओगे उतना ही ये याद हो जाती है। उसी प्रकार जैसे बालक को प्रार्थना सभा में गायत्री मंत्र रोज बुलवाने पर बिना लिखे ही गायत्री मंत्र याद हो गया। रटवाया नहीं ना रटवाया तो तब जाता जो हम उसी को एक दिन में ही 30 बार बुलवाते। समझ में आया? इसीलिए संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? संश्लेषणात्मक भाषा। ध्यान रखो, संश्लेषणात्मक भाषा है।
कौन सी? संस्कृत भाषा। वही बहिर्मुखी भाषा है। और भारोपीय परिवार की भी संस्कृत भाषा है, भारोपीय परिवार में आती है, भारोपीय परिवार में आती है संस्कृत भाषा। संस्कृत क्या है? बहिर्मुखी भाषा है। बोलो ना, किसने कहा है उभयमुखी बनना? किसने कहा है आपको अंतर्मुखी बनना? बोलो ना। इंसान तो बोलता अच्छा लगता है, चुप रहता हुआ तो सागर अच्छा लगता है, चुप है सागर। इस सिद्धांत का प्रयोग एक ही समय एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक से अधिक पक्षों को लेकर शिक्षण कार्य में किया जाता है। मैंने कहा ना, एक से अधिक। बहुमुखी मतलब आपने बच्चे को उसकी हिंदी में कहानी भी सुनाई और उसे संस्कृत के कार्य के साथ सहगामी क्रियाओं तथा लिखित कार्य भी इस सिद्धांत में किया जाता है। अब समझ लेना, यह मौखिक कार्य का वो तीसरा सिद्धांत है जिसमें मौखिक कार्य के साथ में क्या हो? सहगामी क्रियाओं का भी प्रयोग हो रहा है और लिखित कार्य का भी प्रयोग हो रहा है। कितने सिद्धांत पढ़े हमने? 11 सिद्धांत। और मित्रों, इन सिद्धांतों को आनंद के साथ में अपने दिमाग में डाल लीजिए। गवर्नमेंट स्कूल में जाते ही आप लोग अपनी पुस्तक पर और अपने बालकों पर ये लागू कीजिए, क्लास सुपर जाएगी आपकी। चलिए मित्रों, अगली क्लास के लिए फिर तैयार हो जाओ। नमस्कार।